हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और बच्चों, ये जो वीडियो है इसमें हम क्लास 10th का जो एनुअल प्रैक्टिस पेपर है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से उसका सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 21st तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम 22nd से क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो पार्ट ए में आपके MCQs दिए हुए हैं, तो ये सारा हम कर चुके हैं। ठीक है, तो 22nd से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्थानांतरण किसे कहते हैं, यह पौधों के लिए क्यों जरूरी है। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर प्लांट्स। यहाँ से आंसर कर लेंगे। द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स अराउंड अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जो लीफ है उनके अंदर फूड बनता है, फिर वो फ्लोएम की हेल्प से पूरे पार्ट में, पूरे जो प्लांट पार्ट है उनमें फैल जाता है। दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। एंड व्हाई इट इज एसेंशियल, it is essential that the nutrients be moved throughout the plant via translocation, otherwise the food produced in the leaves will not be able to reach all part of the plant। ठीक है, हिंदी में करेंगे। एक पौधे के हर एक भाग तक सुक्रोज और अमीनो एसिड जैसे अन्य पदार्थों की गति को स्थानांतरण कहा जाता है। यह आवश्यक है कि पोषक तत्वों को स्थानांतरण के माध्यम से पूरे पौधे में ले जाया जाए, अन्यथा पत्तियों में उत्पन्न भोजन पौधे के सभी भागों तक नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी का सेकंड है, वेयर आर द सब्सटेंसेस ट्रांसलोकेटेड बाय द फ्लोएम डिलीवर्ड। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित पदार्थ जो है वो कहाँ पहुँचाए जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन द फूड प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स रीचेज द रूट, स्टेम, फ्रूट्स एंड अदर साइड ऑफ स्टोरेज इन प्लांट्स थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, स्थानांतरण के फलस्वरूप पत्ते में उत्पन्न भोजन जड़, तनों, फ्लो, पौधों के भंडारण के अन्य स्थलों तक फ्लोएम द्वारा क्या होता है, पहुँचता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। रक्त शर्करा बढ़ने पर कौन सा अंग एक हार्मोन स्रावित करता है। इस अंग द्वारा स्रावित एक पाचक एंजाइम का नाम लिखिए। विच ऑर्गन सिक्रीट अ हार्मोन व्हेन द ब्लड शुगर राइज। तो कौन सा ऑर्गन है, पेनक्रियाज है। और ब्लड शुगर लेवल जब राइज होता है तो इंसुलिन जो है वो सिक्रीट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम लिखना है और आपको बताना है कि जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय, वो कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कंप्लीट का आंसर करेंगे। तो देखिए, पेनक्रियाज जो है वो सिक्रीट करता है इंसुलिन व्हेन द ब्लड शुगर लेवल राइज। इट ऑल्सो प्रोड्यूस द एंजाइम, कौन से हैं, ट्रिप्सिन इन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, ट्रिप्सिन है, इसके अलावा लाइपेज लिख सकते हो। और देखिए, पेनक्रियाज में कौन से डाइजेस्टिव होते हैं, किस तरह डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पेनक्रियाज कंटेन ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंजाइम इम्पोर्टेंट टू डाइजेशन। दीज एंजाइम इंक्लूड ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, अमाइलेज फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लाइपेज टू ब्रेक डाउन फैट्स। ठीक है, लाइपेज जो है वो क्या करता है, फैट्स का ब्रेक डाउन करता है। हिंदी में आप यहाँ से कर लेंगे। अग्नाशय रक्त शर्करा बढ़ने पर इंसुलिन का स्राव करता है। यह ट्रिप्सिनोजन नामक एक निष्क्रिय रूप में एंजाइम ट्रिप्सिन भी पैदा करता है। अग्नाशय में क्या होती हैं, ग्रंथियां होती हैं जो पाचन के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम उत्पन्न करती हैं। इन एंजाइमों में ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन भी शामिल है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज और वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम होते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, निम्नलिखित के कारण दीजिए। धमनियों की भित्ति मोटी होती है। आर्टरीज हैव थिक वॉल्ड। और मछलियों में रुधिर केवल एक बार हृदय से होकर जाता है। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन फिशेस। ठीक है, इसका आंसर करेंगे। जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं बिकॉज दे हैव टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर रिलीज फ्रॉम द हार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पंपिंग द ब्लड। ठीक है, धमनियों की दीवारें मोटी होती है क्योंकि उनमें रक्त पंप करने की प्रक्रिया के दौरान हृदय से निकलने वाले उच्च दाब का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इसी का बी पार्ट देखिए कि मछली को केवल एक बार ही जो ब्लड है मछली में वो एक ही बार ही गुजरता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में तो डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन इसमें डबल नहीं होता। इट गोज only one time because first the deoxygenated blood goes into the atrium and then into the ventricle. ठीक है, and then fish heart has only 2 chamber and get pumped towards the gills। तो 2 chamber heart होता है, जो एक बार एट्रियम में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा और फिर जो गलफड़े हैं, गिल्स हैं, उनमें पंप हो जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, 25th है, एक मायोपिक आई। पहले इंग्लिश में कर लेते हैं। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या है, 80 सेंटीमीटर है फ्रॉम द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो देखो, मायोपिक है तो लेंस कौन सा लगेगा, अवतल लेंस लगेगा, कॉनकेव लगेगा। अब देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ है, यानी उसकी हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। पावर के लिए हमारे पास होनी चाहिए फोकल लेंथ। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि फोकस जो है वो कितने पर हो रहा है मायोपिक व्यक्ति का, वो 80 सेंटीमीटर पे ही हो रहा है। तो फोकस लेंथ कितनी हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आंसर करेंगे। फॉर अ मायोपिक पर्सन कॉनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट द प्रॉब्लम।
तो समस्या को दूर करने के लिए क्या कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। फोकल लेंथ निकालेंगे यहाँ से -0.8 मीटर आ जाएगा। पावर निकालने के लिए हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है और यहाँ से आपका आंसर आ जाता है -1.25 डायोप्टर। माइनस हमें बताता है कि लेंस कॉनकेव है, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव की हमेशा माइनस में होती है और कॉन्वेक्स की हमेशा प्लस में होती है। तो यहाँ पे 1.25 डायोप्टर जो है हमारा पावर होगा किसका, कॉनकेव लेंस का। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, तो स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उससे अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है बच्चों वो है कि एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काले रंग का गहरा काला क्यों दिखाई देता है। तो टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर नहीं है कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस टू स्कैटर सनलाइट, जो कि जिसके कारण अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो लाइट जो है वो क्या नहीं होगी, स्कैटर्ड नहीं होती है और इसीलिए काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन था वाई डू स्टार ट्विंकल एंड ये था वाई डज द स्कार अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट। क्वेश्चन नंबर 26 है डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय के बीच में अंतर आपको लिखना है। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा जाता है, बहुत ईजी है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है दो सब्सटेंसेस दैट डिग्रेड और ब्रेक डाउन नेचुरली। तो नेचुरली जो है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, वेस्ट, पेपर, फ्रूट, वेजिटेबल, दे ऑल आर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, वे जो डिग्रेड नहीं होते हैं, लाइक प्लास्टिक, रबर, हिंदी में आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट वे पदार्थ हैं जो आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबर है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी करेंगे, इसके अंदर आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और इसके अंदर देखिए 3-3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटाशियम आयोडाइड मिलाया। लेड नाइट्रेट तो फॉर्मूला लिख देंगे PbNO3 होल ट्वाइस और पोटाशियम आयोडाइड का है Ki। और नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, आपको रिएक्शन भी लिखनी है। तो यहाँ से बच्चों इसका आंसर लिखेंगे। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या देखी हमने, जब हम दोनों को मिलाते हैं लेड नाइट्रेट को और Ki पोटाशियम आयोडाइड को, तो येलो पीपीटी फॉर्म होते हैं किसके, लेड आयोडाइड के, PbI2 के येलो पीपीटी बनते हैं, बहुत सुंदर येलो कलर होता है। रिएक्शन कौन सी होती है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड यू नो ऑल द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट बट ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में आप लिख सकते हो कि ये पीले रंग के अवक्षेप होते हैं, द्विविस्थापन या अवक्षेपण अभिक्रिया होती है और रिएक्शन आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हमने कर लिया, 28 करेंगे। ठंडे और गर्म पानी के साथ निम्नलिखित धातुओं की अभिक्रियाओं की तालिका के रूप में तुलना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम 3 धातु दी गई है ना, तो इनको आपको कंपेयर करना है कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ। तो ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कोल्ड वाटर जो है इसके साथ सोडियम की वाटर के साथ करेंगे तो NaOH प्लस हाइड्रोजन बनेगा और ये रिएक्शन बहुत ही वायलेंट रहेगी। उसके बाद कोल्ड वाटर की कैल्शियम की कोल्ड वाटर के साथ करेंगे तो ये लेस वायलेंट रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सी है मैग्नीशियम की, जब कोल्ड वाटर के साथ करते हैं तो ये लीस्ट वायलेंट है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शन नहीं होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं हॉट वाटर के साथ। तो देखो बच्चों वाटर के साथ रिएक्शन तो यही रहने वाली है, रिएक्शन तो चेंज होने ही वाली नहीं है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर जो है ये वायलेंट है तो ये मोस्ट वायलेंट है, ये लेस वायलेंट है लेकिन गर्म पानी के साथ बहुत तेज़ी से हो जाएगी। और इसके अंदर ये भी लीस्ट वायलेंट है लेकिन ये जो है क्या है, इसके अंदर गर्म पानी के साथ और भी स्पीडली रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मानव पाचन तंत्र से संबंधित 3 ग्रंथियों के नाम लिखने हैं। 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल्सो नेम देयर सिक्रीशन। और उनसे क्या सिक्रीशन होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको केवल नाम और सिक्रीशन लिखने हैं। तो माउथ विच कंटेन सलाइवरी ग्लैंड एंड सिक्रीट सलाइवा, स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड विच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, लीवर एंड पेनक्रियाज विच सिक्रीट बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नंबर 1 है हिंदी में लिख देंगे मुंह जिससे लार ग्रंथि होती है, लार निकलती है। आमाशय जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर रस का स्राव होता है। यकृत और अग्नाशय जो स्रावित करते हैं, पितरस और अग्नाशय रस, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद
नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं? जाइलम। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आंसर हो जाएगा जाइलम, विद द हेल्प ऑफ जाइलम। नेम 2 वेस्ट प्रोडक्ट दैट आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। तो क्या हो जाएगा इसमें? आ जाएगा आपका गम एंड रेजिन्स। ठीक है, क्या आ जाएगा? गम एंड रेजिन्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर यानी जिससे पानी जो है वो पौधों से क्या होता है, पानी का ह्रास होता है, और छिद्र का नाम भी बताना है जिससे ये क्रिया होती है। तो बच्चों प्रोसेस कौन सा होता है? प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। क्लियर? प्रोसेस क्या होगा? ट्रांसपीरेशन। और पोर कौन से होते हैं? वो स्टोमेटा होते हैं। सो ये आप आंसर लिख देंगे, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, और पोर्स का नाम होता है स्टोमेटा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी वस्तु के वास्तविक और आभासी के बीच अंतर बताना है, और समतल दर्पण द्वारा और सिनेमा स्क्रीन पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, एक रियल इमेज क्या होती है, वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है? रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड वेयर एज वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। रियल इमेज जो है हमेशा उल्टी होती है, जबकि वर्चुअल हमेशा सीधी होती है। उसके अलावा ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट। ये इसका कीवर्ड रहेगा, एक्चुअली मीट होती है एट सम पॉइंट, तो वो जो है कैसी होती है? रियल इमेज होती है। जबकि जो वर्चुअल इमेज होती है वो एक्चुअल मीट पे नहीं होती है, उसमें केवल अपीयर होती हैं कि हाँ मिल रही हैं, बट एक्चुअल में वो मिल नहीं रही होती हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। हिंदी में आप यहाँ से लिख लेंगे, वास्तविक छवि हमेशा उल्टी होती है जबकि आभासी हमेशा सीधी होती है। वास्तविक बनती है जब जो किरणें हैं वो एक बिंदु पर मिलती हैं, और एक आभासी जब होती है जब वो परावर्तन के बाद केवल दिखाई देती हैं, एक्चुअल में मिलती नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। समतल दर्पण द्वारा, प्लेन मिरर और सिनेमा स्क्रीन पर कैसी इमेज बनती है। तो बच्चों प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनेगी? प्लेन मिरर में हमेशा जो है कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। ठीक है, वर्चुअल यानी आभासी बनती है। और जबकि जो सिनेमा स्क्रीन है उस पर हमेशा रियल बनती है, यानी कैसी बनेगी? वास्तविक बनती है। तो बस आपको इसके बारे में इतना ही लिखना है। बाकी समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में आप लिख सकते हो कि सेम साइज की बनती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, ये चीज़ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, बहुत ही आसान सा। एक व्यक्ति की इंग्लिश में पढ़ लेते हैं पहले। अ पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। ठीक है, दूर की देखने के लिए उसको जो दीर्घ दृष्टि दोष है उसके संशोधन के लिए -5.5 डायोप्टर का लेंस का चश्मा लगाता है, और निकट के लिए उसको चाहिए +1.5 का। ठीक है, और फिर आपको बताना है कि उनके लिए फोकस दूरी क्या रहेगी। तो पावर दी गई है, बस P = 1/f होता है, f निकालनी है तो 1/p हो जाएगा। दोनों के आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद अभी निकालेंगे हम आंसर। उसके बाद क्या है कि लास्ट में एक स्टूडेंट बैठा है जिसको ब्लैक बोर्ड पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट। किस डिफेक्ट से वो सफ़र कर रहा है? हाउ कैन इट बी करेक्टेड। कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो आप मेरे बोलने से पहले ही कोशिश कीजिए कि आपको आंसर इसका मिल जाए। तो न्यूमेरिकल करेंगे। गिवन डाटा आपको दिया गया है डिस्टेंट विजन के लिए और नियर विजन के लिए। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो फोकल लेंथ पहले की आ जाएगी -0.181 मीटर, और दूसरे की आ जाएगी यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे तो +667 मीटर। ठीक है, तो ये इनकी फोकल लेंथ हो गई। उसके बाद है जो स्टूडेंट पीछे बैठा है ना, जिसको ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, वो मायोपिया यानी शॉर्ट साइटनेस से पीड़ित है, और उसको हम कनकेव लेंस से हम क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अवतल लेंस से उसको ठीक कर देंगे, हिंदी में भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, मैग्नेटिक स्टेट एंड एक्सप्लेन द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। रूल बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही रूल हैं आपके। ए है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा रूल होता है? इसके लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है, उसको एक्सप्लेन करना है। और दूसरा जो है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू इट। इसके लिए है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जिसके अंदर फोर्स दिया हुआ हो ना, फोर्स, तो फ्लेमिंग रूल लगेगा, और जिसके अंदर केवल मैग्नेटिक फील्ड और करंट की बात की गई हो तो राइट हैंड थंब रूल लगेगा। यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे। वैसे तो आपकी कॉपी में भी ये सब कुछ लिखा ही हुआ है। इट स्टेट्स दैट इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, रेस्ट ऑफ द कर्ल्ड फिंगर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जैसे फिंगर को रैप करते हैं तो जो डायरेक्शन में रैप होंगी ना फिंगर, वो हमें क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। उसके बाद आता है
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैन बी स्टेटेड दैट एज स्ट्रेचिंग द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड, यहाँ पे आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड गलत है, लेफ्ट हैंड लिखेंगे, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फ्लेमिंग का जो है यहाँ पे वाम हस्त नियम में कि हम क्या करते हैं, दाहिने हाथ की यहाँ पे आ जाएगा बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार खींचते हैं कि वो एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, वाई आर बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉल्ड डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डिकम्पोजर्स क्यों कहलाते हैं? अपमार्जक, और टू एडवांटेज लिखनी है एनवायरनमेंट के लिए। Bacteria and fungi are called decomposers because bacteria and fungi break down the dead and decaying organic matter into simpler substance and provide the nutrients back to the soil। तो उनको डिकम्पोजर कहा जाता है, अपमार्जक कहा जाता है क्योंकि वे गले सड़े पदार्थों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। एडवांटेज क्या है कि वो नेचुरल स्क्वेंजर्स हैं और हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकलिंग करने के काम आते हैं। क्लियर? तो ये आंसर आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, एसिड बेस इंडिकेटर को डिफाइन करना है और एक सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर का नाम बताना है। तो पहले ए का करते हैं। तो अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर यानी अम्ल क्षार सूचक वे ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच हैज़ वन कलर इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में एक कलर होगा और डिफरेंट कलर हो जाएगा बेसिक मीडियम में। तो 2 एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक के, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो हिंदी में ये दिया गया है बच्चों। अगला है, यदि इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, किसी ने घर में ज़्यादा खा लिया तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, अब आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, क्या खाने को कहोगे जब आपसे वो पूछेगा कि मैं क्या करूं, मेरे को एसिडिटी हो गई है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे उसको? लेमन जूस बताओगे, विनेगर बताओगे या बेकिंग सोडा बताओगे? एसिडिटी हो गई है तो ऑब्वियसली अगर एसिड बताओगे तो और भी एसिडिटी इंक्रीज होगी, तो उसको कुछ बेस बताना पड़ेगा। लेमन जूस एसिड है, विनेगर एसिड है, बेकिंग सोडा उसको बताना पड़ेगा, एडिबल बेकिंग सोडा है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा, मेंशन द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल चूज द रेमेडी। क्यों आपने बेकिंग सोडा चुना? तो क्योंकि बेकिंग सोडा इज अ बेस विच न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। हमने इसलिए चुना क्योंकि ये क्या है, एक शार्क है और ये क्या करेगा, उसको अम्लता को जो है दूर कर देगा। क्लियर? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, यौन संचारित रोग किन्हें कहते हैं? विषाणु और जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले यौन संचारित रोगों के 2 उदाहरण लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है। व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? 2 एग्जाम्पल बताने हैं वायरस और बैक्टीरिया से फैलने वाले के। तो यहाँ से लिखेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज आर इन्फेक्शियस ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन अनइन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, एक दूसरे से फैल जाता है। एसटीडी कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट। बैक्टीरिया से होती है गोनोरिया एंड सिफिलिस और वायरस से होती है एड्स एंड वार्ड्स। हिंदी में दिया गया है कि एक संक्रमित व्यक्ति से या संक्रमित व्यक्ति को यौन संपर्क के माध्यम से संक्रमण हो जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि इसको रोक कैसे सकते हैं? तो बाय मैकेनिकल बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स, वेसिक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इन सब से इसको रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी का और में दिया गया है कि लिस्ट 2 रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो वेरिएशंस है वो बहुत ज़्यादा कॉज होती हैं, तो इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ से करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज मोर वाइबल वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग एज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज एरर प्रोन। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं। सेकंड मेजर रीज़न क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए उसके अंदर क्या आती है, वेरिएशन आती है। तो हिंदी में लिखा गया है कि डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है उसकी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, सेम बिल्कुल नहीं हो सकता। और दूसरा मेन कारण है कि लैंगिक प्रजनन में 2 माता पिता का उत्पादन शामिल होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको दिया गया है ये डायग्राम, इसको आपको बहुत ही ध्यान से जो है समझना है। सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें देखिए, अगर आप देखें इसके अंदर ए क्या है, ए इसके अंदर पॉलन ग्रेन है, बी क्या है, स्टिग्मा है। ए पॉलन ग्रेन है, बी स्टिग्मा है, सी पॉलन ट्यूब है और डी जो है वो फीमेल गैमीट है, ठीक है। आप देखिए इसमें अंदर क्या क्या पूछा गया है कि नेम द पार्ट मार्क्ड ए इन द डायग्राम। तो क्या है, पॉलन ग्रेन है,
ठीक है भाई, पॉलन ग्रेन है। उसके बाद हाउ डज ए रीच टू पार्ट बी, ए जो है वो पार्ट बी तक कैसे पहुंचा, कैसे पहुंचता है, पोलिनेशन के द्वारा। ठीक है, पॉलिनेशन के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचेगा, परागण जो क्रिया होती है उसके द्वारा पहुंचेगा। उसके बाद देखिए स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट सी, पार्ट सी की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, तो पार्ट सी की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। और डी क्या है एक साथ कर लेते हैं, व्हाट हैपन्स टू द पार्ट मार्क्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर। तो जो डी पार्ट है, देखिए ये वाला जो पार्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इस डी के साथ जो है क्या होता है, ये वाला है ना फीमेल गैमिट, तो इसके साथ क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है पार्ट सी की, टू हेल्प इन ट्रांसफर द मेल गैमिट टू फीमेल गैमिट फॉर फर्टिलाइजेशन। पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमिट वो फीमेल गैमिट तक पहुँचता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, निषेचन के लिए नर युग्मक को मादा युग्म में स्थानांतरित करने में मदद करना। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमिट फीमेल गैमिट मिलके क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। ओव्यूल्स जो है वो क्या बनाते हैं, सीड एंड कंटेन एन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है। तो निषेचन के बाद बीजांड बीज बनाते हैं और इसमें एक भ्रूण और एंडोस्पर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया हमारा 5 नंबर का। अब है क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर क्या दिया गया है, 2 स्टूडेंट हैं, परफॉर्म एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, गिवन रजिस्टर है R1 R2 और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं VI ग्राफ। ठीक है, ओम्स लॉ से रिलेटेड है। अगर R1 ज़्यादा है R2 से, मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, ये R1 है और ये क्या है R2 है। और एक और डायग्राम दिया गया है, ठीक है, 2 डायग्राम है, करेक्टली रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ द प्लॉटेड लाइन, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके अंदर क्या है, बहुत ध्यान से समझने की बात ये है कि ये जो दिया गया है ना आपको, ये गलत दिया गया है, यानी इसमें R1 R2 दोनों ही सेम दे दिए गए हैं। हालांकि इसमें कहा गया है T1 को R1 माने और T2 को R2 माने, लेकिन दोनों ही सेम है। इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो हमारी चेंज होनी चाहिए, ये T1 T2। तो एग्जैक्ट इसमें क्या है और कैसे है वो देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर एग्जैक्ट डायग्राम ये रहेगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है और ये R1 है। अब इसके अंदर पूछा गया है आपसे कि कौन सा डायग्राम इसमें करेक्ट है। तो बच्चों इसके अंदर जो डायग्राम करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया है हमें R1 इज ग्रेटर देन R2, तो इसके अंदर कौन सा डायग्राम ठीक होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे। तो R1 जो है वो ग्रेटर है किससे बच्चों, R2 से। तो अगर एक बात देखिए, अगर R1 ग्रेटर है तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप आना चाहिए वो R1 का ज़्यादा आना चाहिए R2 से। स्लोप कैसे देखते हैं, जो जिसका एंगल ज़्यादा होगा तो वही उसी का स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए R1 का एंगल जो है वो यहाँ पर थीटा ज़्यादा है, तो R1 का स्लोप ज़्यादा है और R2 का जो है वो कम है, इसीलिए। और इसके अंदर देखें तो R2 का ज़्यादा है, R1 का कम है। क्लियर, इसीलिए R1 अगर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा ऑब्जर्वेशन में, ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा। आपको स्लोप देखना सीखना है यहाँ से। तो स्लोप कैसे देखेंगे, हम एंगल से देखेंगे। इसका ये एंगल ज़्यादा है तो इसका स्लोप भी ज़्यादा होगा, इसका एंगल कम है तो इसका स्लोप कम होगा। इस तरह से आप इसको समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है कि एमीटर जो है वो बर्न हो जाएगा अगर आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो। तो बिल्कुल बर्न हो जाएगा बच्चों अगर हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो होता क्या है, अगर हम एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, तो जो नेट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगा, जिससे कि जो एमीटर है वो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। क्योंकि जो रेजिस्टेंस इसके अंदर जो एमीटर है, अगर उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा और एमीटर जो है वो जल जाएगा। तो ये आंसर आप देख सकते हो। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसी में थर्ड पार्ट दिया गया है। देखिए 2 अलग अलग तापमान है T1 और T2। एक धातु चालक का VI ग्राफ दिखाया गया है, किस तापमान पर प्रतिरोध अधिक होगा। यानी एक टेम्परेचर है, इसको हम ऐसे लेंगे, एक T1 टेम्परेचर है और एक T2 टेम्परेचर है, तो किसके ऊपर प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो देखिए जो रेजिस्टेंस होता है ना, प्रतिरोध, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर होगा, उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा, यानी रेजिस्टेंस होगा। क्लियर, तो ये जो टेम्परेचर है T2 ये ज़्यादा है कंपैरिजन टू T1, इसीलिए जो T2 टेम्परेचर है उसके ऊपर ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा।
तो यहाँ से देख लेंगे कि जो ग्राफ है वी आई ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन विद स्लोप आर सिंस स्लोप एट T2 इज मोर, T2 का स्लोप ज़्यादा है ना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया ये T2 है और ये T1 है, तो इसका स्लोप ज़्यादा है T1 से, तो T2 का स्लोप ज़्यादा है तो इसका R भी ज़्यादा होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस हाई होगा वो किस टेम्परेचर पे होगा, T2 पे ज़्यादा होगा। उसके बाद देखिए सेक्शन ई। सेक्शन ई बच्चों आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग होता है क्योंकि केस स्टडी होती है और आसानी से आप इनके आंसर कर सकते हो, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे दिया गया है भर्जन का क्या अर्थ है, बी इकट्ठा करेंगे। बी पार्ट है सक्रियता श्रेणी में कम अभिक्रियाशील धातुओं को निष्कर्षण कैसे किया जाएगा और एक उदाहरण भी देना है। तो रोस्टिंग क्या होता है और कैसे हम लो रिएक्टिविटी सीरीज़ की जो मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो देखिए रोस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी वेयर ओर इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो जो ओर है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सल्फाइड ओर को बाय हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो एक धातु विज्ञान की जो है एक प्रक्रिया है जहां अयस्क को अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में क्या करते हैं, उसको गर्म करके ऑक्साइड में बदलते हैं। अब लो रिएक्टिव मेटल जो है जैसे कॉपर है, मरकरी है, जो कि सबसे नीचे प्रेजेंट होती हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, उनको हम डायरेक्ट हीट करके उनके ओर से अलग कर सकते हैं, नहीं तो उनको हम अगर वो सल्फाइड की फॉर्म में है तो फिर रोस्टिंग प्रोसेस से कर सकते हैं। क्लियर, दोनों ही फॉर्म में मिलती हैं तो कैसे भी उनको कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल हम देंगे मरकरी का। मरकरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर सिनेबर, इसका और क्या होता है सिनेबर। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इन विच फॉर्म डज मेटल ऑफ लो रिएक्टिव एक्टिविटी सीरीज अकर इन द अर्थ क्रस्ट, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ HgS एंड ओर ऑफ मरकरी। तो मेटल किस फॉर्म में मिलती हैं, यहाँ से आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, आंसर जो है आपका ये सी पार्ट का यहाँ से हो जाएगा। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव, दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी मिलते हैं। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिनेबर। HgS का क्या नाम है बच्चों, सिनेबर, तो यहाँ से आप उसका नाम लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए प्योर ब्रेड पी प्लांट विद स्मूथ सीड, यानी शुद्ध गोल बीज वाले मटर के पौधे का शुद्ध झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे के साथ क्या कराया गया, संकरण कराया गया। तो स्मूथ सीड का किसके साथ कराया गया, रिंकल्ड सीड के साथ। तो इसमें F1 जनरेशन जो है क्या होगी वो बताना है। द F1 जनरेशन वाज सेल्फ पॉलिनेटेड टू गिव राइज टू F2 जनरेशन। तो इसके अंदर आप बहुत ही ईजी है, जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसी से वही है ये डायरेक्ट, बस केवल स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है। तो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द F1 जनरेशन ऑफ प्लांट, तो सारे ही कैसे होंगे, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन सारे ही कैसे होंगे, स्मूथ सीड्स, ऑल विद स्मूथ सीड्स लिख देंगे, ऑल विद स्मूथ सीड्स, क्योंकि स्मूथ कैसा है, डोमिनेंट है। स्मूथ सीड्स जैसे सारे टॉल होते हैं ना, तो इसमें सारे स्मूथ सीड्स हो जाएंगे। बी है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द F2 जनरेशन ऑफ प्लांट, ऑब्जर्वेशन बतानी है F2 में, तो उसके अंदर क्या होंगे, 3 जो है वो स्मूथ होंगे। हमने देखा है ना 3:1 की रेशो होती है F2 में, तो 3 स्मूथ होंगे एंड 1 जो है कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। तो लिख देंगे 1 झुर्रीदार रहेगा और 3 जो है कैसे हो जाएंगे, वो स्मूथ हो जाएंगे। उसके बाद है व्हाट विल बी द जीनोटिपिक रेशो ऑफ F2 ऑफ स्प्रिंग। जीनोटिपिक रेशो क्या होगी, तो जीनोटिपिक रेशो होगी 1:2:1। सी है वाई डिड मेंडल सेलेक्ट ए पी प्लांट फॉर इज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को क्यों चुना, क्योंकि उसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा है, उसके अलावा उसके अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये रीज़न था। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, देखिए द पावर ऑफ द लेंस डिपेंड होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो पावर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ के ऊपर। क्लियर, तो इसको पढ़ लेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन मीटर, अगर फोकल लेंथ जो है किस में है बच्चों, मीटर में है, तो पावर की यूनिट क्या होगी, तो अगर मीटर में फोकल लेंथ है तो पावर की यूनिट क्या होगी, डायोप्टर होगी। क्या होगी बच्चों, डायोप्टर, ये आंसर हो जाएगा पहले का। बी है व्हाट इज द साइन ऑफ द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। साइन ऑफ पावर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में, तो इसके लिए तो बहुत ही आसान है। कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, कॉनकेव मतलब, केव का मतलब गुफा होता है ना, अगर गुफा में जाएंगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ठीक है, तो कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव होती है। और दूसरा कॉन्वेक्स, अब देखिए अगर ऐसे भी याद कर सकते हो, वैक्स में ये इस तरह से प्लस का लग रहा है ना, जैसे प्लस हो, तो कॉन्वेक्स में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कोई भी एक याद कर लीजिए अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। तो कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव में हमेशा नेगेटिव होती है।
नेक्स्ट देखिए, इफ द लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद पावर P1 P2 P3 P4 आर यूज, देन व्हाट इज द नेट पावर ऑफ द लेंस सिस्टम। तो टोटल पावर हमें बतानी है, तो टोटल P क्या हो जाएगा, हमें P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 हो जाएगा नेट पावर। सी है, इफ़ द मैग्निफिकेशन, ध्यान से देखिएगा, इफ़ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज नेगेटिव, यानी जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है और पॉजिटिव है इन केस ऑफ मिरर, देन व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड हेयर। तो नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रतिबिंब है, यानी जो इमेज बनी है वो कैसी है, वो इन्वर्टेड है। नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है तो बच्चों इमेज कैसी होती है, हमेशा रियल होती है। और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो यानी जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी है, इरेक्ट है, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। क्लियर, तो अब आपको याद रहेगा ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव इमेज है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट DOE का सैम्पल पेपर। आई होप मैंने आपको जो समझाया है वो आपको ज़रूर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूँगी आपको उस चीज़ को क्लियर करने का। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।